हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ शर्मा आपका इग्नू स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। इस चैनल में आपको बीसीए, बीकॉम जी, बीएजी और बीएससी जी के सबसे अच्छे एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलते हैं जो बेसिक से एडवांस लेवल तक एक्सप्लेन किए जाते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। इस वीडियो में बीसीए की बुक BCS 011 के यूनिट 3 मेमोरी सिस्टम के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसे वीडियोज़ हमेशा देखते रहने के लिए कृपया इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो में जिन जिन टॉपिक्स के बारे में बताया हुआ है उन सबके नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अब वीडियो शुरू करते हैं। यूनिट 3 मेमोरी सिस्टम, इसमें हमें मेमोरी के बारे में पढ़ना है कि मेमोरी कौन कौन सी टाइप की होती हैं और क्या क्या मेमोरी के कार्य होते हैं और मेमोरी से हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। इसके बारे में, मेमोरी के बारे में फुल डिटेल्स हमको पढ़नी है इस यूनिट में। तो चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर मेमोरी टाइप्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस, यानी मेमोरी के प्रकार, और स्टोरेज डिवाइसेस यानी मेमोरी किस किस फॉर्म में होती है। इसके अंतर्गत 3 टॉपिक्स हैं। पहला सेमीकंडक्टर यानी मेन मेमोरी, और दूसरा है मैग्नेटिक मेमोरी, और तीसरा ऑप्टिकल मेमोरी। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में विस्तार पूर्वक आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में है मेमोरी हायरार्की एंड देयर नीड्स, यानी मेमोरी का पूरा सिस्टम और उसका श्रेणी क्रम, यानी कौन किस काम मेमोरी आती है, इन सबको मेमोरी हायरार्की कहते हैं। एंड देयर नीड्स यानी किस मेमोरी की क्या आवश्यकता होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और उसके बाद में समरी यानी सारांश को भी पढ़ेंगे। अब हम अपने पहले टॉपिक इंट्रोडक्शन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मेमोरी के बारे में पढ़ लेते हैं कि मेमोरी का क्या काम होता है, इसकी अवधारणा क्या है। मान लीजिए एक टीचर ने आपसे सवाल पूछा कि 8 और 15 का गुणा कर दिया जाए तो उसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे 120। जैसे आपने ये 120 आंसर दिया है, ऐसे ही कंप्यूटर इन दो अंकों को कैसे जोड़ता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका मस्तिष्क है वो इन क्वेश्चंस को कानों के द्वारा सुनता है, ऐसे ही कंप्यूटर इनको इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से ग्रहण करता है। अब इन क्वेश्चंस को आपका दिमाग प्रोसेस करता है, वो भी आपके दिमाग की एबिलिटी के अनुसार। कितनी जल्दी कर सकता है ये आपके दिमाग की एबिलिटी के आधार पर होता है। वैसे ही कंप्यूटर का CPU, जो मस्तिष्क बोला जाता है, वो इन प्रोसेस को करता है और तुरंत इनका आंसर दे देता है, क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है। आप इन क्वेश्चंस का आंसर अपने मुंह के द्वारा देते हैं, लेकिन कंप्यूटर इनको आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से देता है। जैसे आप किसी लेख को पेपर पर या ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, वैसे ही कंप्यूटर इसको प्रिंटर के द्वारा पेपर पर प्रिंट कर देता है और आपका मनचाहा लेख उस पर दिखता है। इस हिसाब से मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम में 3 बेसिक सेशंस होते हैं। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा प्रोसेसर, तीसरा आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। दूसरा यूनिट है प्रोसेसर यानी CPU। CPU के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट यानी CU, दूसरा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी ALU, तीसरा मेमोरी यूनिट जिसके बारे में हमें पढ़ना है यानी मेमोरी के बारे में, और लास्ट जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स जैसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी मॉनिटर भी हो सकता है और कोई भी स्क्रीन भी हो सकती है, और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, और भी कई अन्य आउटपुट डिवाइसेस हैं। यही 3 बेसिक पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसर, जो आप इस चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। और इस चित्र में ये दर्शाया भी गया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे कंप्यूटर में आती है और कैसे जाती है। इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से आती है, आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ती है या फिर सुनाई देती है। और बीच का मेन पार्ट है प्रोसेसर का पार्ट यानी प्रोसेसिंग यूनिट CPU का, जिसमें मेमोरी होती है, कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से मेमोरी में जाते हैं और कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल करता है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उनका प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से हमें दर्शाया जाता है। अब आप ये सब पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है द मेमोरी यूनिट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर वेयर ऑल द डाटा एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। अब ऊपर के चित्र से आपको पता ही लग गया होगा कि कंप्यूटर में मेमोरी की क्या भूमिका है। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण घटक होता है जिसमें डाटा या इंफॉर्मेशन बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में होती है। बाइनरी डिजिट्स यानी 0 और 1। बाइनरी डिजिट्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसलिए उनके बारे में अब ज़्यादा चर्चा न करते हुए अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं।
यानी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। मेमोरी को बेसिक से एडवांस तक समझते हैं कि क्या होता है। आप ये जो इंग्लिश में लाइनें लिखी हुई हैं, आप इनको एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं और ये मैंने बहुत ही अच्छे नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इससे भी अच्छे वीडियोस बना सकें। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती हैं, पहली प्राइमरी मेमोरीज और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो कंप्यूटर से अटैच्ड होती हैं और कंप्यूटर उनसे डायरेक्ट प्रोसेस करता रहता है, और सेकेंडरी मेमोरी जिनको हम स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी उनमें सिर्फ किसी भी डाटा को रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी। द कंप्यूटर मेमोरी is the place where the computer holds data and programs that are in use। कंप्यूटर मेमोरी को आप रैम भी समझ सकते हैं और ये प्रोग्राम और डाटा को रखती है जिससे कंप्यूटर डायरेक्ट उनका प्रोसेस कर सके। इफ़ आवर कंप्यूटर CPU had to constantly access the hard drive to retrieve every piece of data it requires, the operation will be very slow। अगर इसके बजाय हार्ड ड्राइव से कंप्यूटर डाटा को रिसीव करता है तो फिर जो प्रोसेस होंगे वो बहुत ही स्लो होंगे, क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी है। इसके बारे में अभी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में अभी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ेंगे। अभी तो यूनिट का इंट्रोडक्शन ही है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और इसके बजाय जो मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी, वो बहुत ही फास्ट काम करती है, जिससे प्रोसेस बहुत ही तेज होते हैं। अब मेमोरी रीड और मेमोरी राइट ऑपरेशन के बारे में देखते हैं। द एक्ट ऑफ एंटरिंग डाटा इनटू अ स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड मेमोरी राइट ऑपरेशन। मेमोरी की किसी भी लोकेशन में डाटा को स्टोर करने की प्रक्रिया को मेमोरी राइट ऑपरेशन कहते हैं। एंड द एक्ट ऑफ रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम अ स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड मेमोरी रीड ऑपरेशन। और मेमोरी की किसी भी लोकेशन से डाटा को प्राप्त करने की प्रक्रिया को मेमोरी रीड ऑपरेशन कहते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखना। डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर मूव्ड टू एंड फ्रॉम मेमोरी इन बंचेस ऑफ वर्ड लेंथ। मेमोरी बहुत तरह की होती है, जिसमें लोकेशंस भी बहुत तरह की होती हैं और कंप्यूटर के हिसाब से उनमें चेंजेस होते हैं। जैसे कोई 4 बिट प्रोसेसिंग के साथ होती है और कोई 8 बिट के साथ, कोई 16 बिट, कोई 64 बिट, ऐसे कोई 32 बिट। ऐसे ही प्रोसेसर के लिए बहुत तरह की मेमोरी लगाई जाती है जो उसके साथ में वैसे ही कंटिन्यूअसली कार्य कर सके। उसमें फिक्स होती है, जैसे रैम मेमोरी उसमें फिक्स होती है। हर कंप्यूटर की मेमोरी कोई निश्चित नहीं होती, किसी की 4 बिट होती है, किसी की 8 बिट, किसी का 8 बिट प्रोसेसर होता है, किसी का 64 बिट प्रोसेसर होता है, किसी का 32 बिट प्रोसेसर होता है। ऐसे हम किसी एक का एग्जांपल नहीं ले सकते, इसलिए हम वर्ड शब्द यूज कर रहे हैं। ऐसे हम सबको बारी बारी तो बता नहीं सकते, इसलिए वैज्ञानिकों ने मेमोरी शब्द को दर्शाने के लिए वर्ड शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसे हम कह सकते थे 16 बिट को 2 बाइट, 32 बिट को 4 बाइट। तो ऐसे लोकेशंस को ऐसे बोलने में थोड़ा कठिन लगता, तो हमने एक शब्द यूज किया जिसको वर्ड बोलते हैं, जिसमें 64 तक कितनी भी बिट्स हो सकते हैं। यानी एक लोकेशन 4 बिट की भी हो सकती है और 16 बिट की भी। वही इसमें लिखा है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर मूव टू एंड फ्रॉम मेमोरी इन बंचेस ऑफ वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ के आकार में डाटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होते हैं। इन स्टोरेज डिवाइसेस को 3 आधार पर कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे एक्सेस टाइम के आधार पर, स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर और कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज, मतलब हर एक बिट स्टोरेज के मूल्य के आधार पर भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। और इन क्राइटेरिया के आधार पर हम इनको 2 टाइप से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला प्राइमरी और मेन मेमोरी, यानी प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, जिसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। दूसरी सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी द्वितीयक मेमोरी, जिसको मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी भी कहा जाता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होती है एक्सेस टाइम के आधार पर, और स्टोरेज कैपेसिटी में स्मॉलर होती है। प्राइमरी मेमोरी स्मॉलर होती है और कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज, यानी हर एक बिट के स्टोरेज की कॉस्ट, मूल्य उसका हाई होता है। प्राइमरी मेमोरी का हाई होता है, यानी ज़्यादा होता है। रैम और रोम ये प्राइमरी मेमोरी के कुछ उदाहरण हैं। और ऐसे ही मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD रोम और हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। और इन सारी मेमोरी को 3 कैटेगरी में विभाजित किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी सच एज रोम एंड रैम ETC, मैग्नेटिक मेमोरी सच एज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स, ऑप्टिकल मेमोरी सच एज CD रोम, DVD, ETC। कंप्यूटर मेमोरी कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वोलेटाइल
और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, इसको जानते हैं। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती हैं जो अगर कंप्यूटर में कोई भी एरर आ रही है या फिर कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है, तो अगर उस मेमोरी से कोई भी काम चल रहा होगा तो वह काम उसी जगह से वापस स्टार्ट नहीं होगा, अब वह काम रुक जाएगा, अब वह काम आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब वोलेटाइल मेमोरी का जो डाटा होता है वो खत्म हो जाता है, यानी उड़ जाता है, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का डाटा सेव रहता है। जैसे कंप्यूटर शट डाउन भी होता है तो उसमें जो टाइम और डेट होता है तो वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में होता है, जो रोम होती है, जिससे कंप्यूटर किसी कारणवश शट डाउन भी हो जाता है। उसके बाद में आप कंप्यूटर को दोबारा ओपन करते हैं तो देखते हैं कि कंप्यूटर में जो डेट और टाइम आपने सेट किया था वो वैसे ही चल रहा है, तो ये नॉन वोलेटाइल है। मतलब इन मेमोरीज का डाटा उड़ता नहीं है, किसी भी कारण से अगर कोई भी एरर आ रही है तो आपका वो काम उसी अवस्था से फिर से स्टार्ट रहेगा। वोलेटाइल मेमोरी में रैम मुख्य उदाहरण है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में रोम इसका मुख्य उदाहरण है। जैसे आप रैम मेमोरी का एक एग्जांपल ले सकते हैं। हम लोग अपने मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन को चला रहे होते हैं, अगर किसी कारणवश मोबाइल शट डाउन हो जाता है और मोबाइल को हम फिर से स्विच ऑन करते हैं और मोबाइल के स्विच ऑन होने के बाद हम देखते हैं कि जो हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, यानी किसी भी एप्लीकेशन को, जो एप्लीकेशन हम चला रहे होते हैं वो एप्लीकेशन अब बंद हो जाती हैं, क्योंकि ये सारे प्रोसेस रैम के द्वारा होते हैं। जिस समय ये प्रोसेस हो रहे होते हैं तो उस समय ये सारा डेटा रैम मेमोरी में होता है, और रैम मेमोरी के वोलेटाइल होने के कारण आपका मोबाइल जैसे ही स्विच ऑफ हुआ वैसे ही उसका सारा डेटा उड़ गया। और ये जो नीचे लिखा है इसको भी आप पढ़ लो, एक कैशे मेमोरी के बारे में लिखा है और हायरार्की के बारे में, जो हम अभी समझाएंगे भी, लेकिन आप इसको इतना पढ़ लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक मेन मेमोरी है और एक सीपीयू है और उसके बीच में एक कैशे मेमोरी है। कैशे मेमोरी मेन मेमोरी से भी बहुत ज्यादा फास्ट होती है। मेन मेमोरी मीन्स रैम, और आप जो बार बार प्रोसेस करते हैं उनको यह स्टोर कर लेती है। जैसे आपने गूगल पर किसी भी वर्ड को बार बार सर्च किया तो वो वर्ड अब कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और अब जब आप उस वर्ड का एक अक्षर भी लिखते हो तो आपको वो पहले से ही सजेशन देने लगता है कि इसके बाद में आप ये लिख सकते हैं। तो ये सब कैशे मेमोरी के कारण होता है। इस यूनिट में हमें स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन पर मेनली फोकस करना है और स्टोरेज डिवाइसेस पर, जैसे डिस्क या टेप, सीडी या डीवीडी एंड रोम या रैम ईटीसी। और हम मेमोरी हायरार्की के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिसमें मेन मेमोरी होती है और हाई स्पीड मेमोरी भी होती हैं, सच एज कैशे मेमोरी की तरह। अब इस यूनिट का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड होता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि इस यूनिट को पढ़ने के क्या क्या उद्देश्य हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू, इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप ये निम्नलिखित पॉइंट समझ पाएंगे, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड नीड्स ऑफ द मेमोरी सिस्टम। मेमोरी के प्रकारों के बारे में आप जान सकेंगे और हर प्रकार की मेमोरी और उनकी आवश्यकताओं के बारे में आप जान सकेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरी सच एज सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी, यानी इन तीनों मेमोरी में आप डिफरेंस को समझ पाएंगे। डिस्क्राइब द वेरियस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी रोम, ईटीसी। आप इन सेकेंडरी डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऐसे ही ये सारे जितने भी हैं इनके बारे में आप वर्णन भी कर पाएंगे। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेमोरी हायरार्की, मेमोरी हायरार्की की इम्पोर्टेंस यानी ज़रूरत को भी आप डिस्क्राइब कर पाएंगे, वर्णित कर पाएंगे। अभी तक हमने यूनिट का इंट्रोडक्शन देखा और ऑब्जेक्टिव्स देखे, मतलब हमने मेमोरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा और इस यूनिट को पढ़ने के उद्देश्य देखे। अब हमको पढ़ना है मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। मतलब इसमें देखेंगे कि मेमोरी कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस के फॉर्म में होती है, जैसे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ऐसे बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। इनके फॉर्म में देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं और किस किस प्रकार के होते हैं। ये जो इसमें नीचे लिखी हुई परिभाषा है ये तो आपने अभी पढ़ी ही है इंट्रोडक्शन में, और आप जानते हैं कि कंप्यूटर में मेमोरी कंप्यूटर का मुख्य घटक होता है और डाटा और इन्फॉर्मेशन को बाइनरी डिजिट के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। द स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। हम स्टोरेज डिवाइसेस की रैंक को निर्धारित कर सकते हैं कि कौन किस रैंक पर सही होगा, जैसे एक्सेस टाइम के आधार पर कौन सी मेमोरी सबसे अच्छी होती है, और स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर, कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज के आधार पर। तो ये 3 क्राइटेरिया हैं। इनको आप एक एक बार पढ़ लीजिए, बस इन टॉपिक्स के बारे में आप पढ़ लीजिए कि स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज क्या होता है और एक्सेस टाइम क्या होता है। मेमोरी में इनके अनुसार रैंक और मेमोरी पर्पज़ के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद में आप वीडियो थोड़ा पॉज कर लीजिए और ये तीनों को पढ़ लीजिए। अब इस टेबल के माध्यम से समझेंगे कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है और उनके क्या उद्देश्य होते हैं। जो अभी हमने क्राइटेरिया बताए हैं उनके आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। सबसे पहले प्रोसेसर की इंटरनल मेमोरीज होती हैं, जिन्हें सीपीयू मेमोरीज भी कहा जाता है। दीज आर स्मॉल सेट ऑफ हाई स्पीड रजिस्टर्स।
ये हाई स्पीड रजिस्टर्स के सेट होते हैं। सेट मतलब कि ये बहुत ज़्यादा संख्या में एक दूसरे से जुड़े होते हैं रजिस्टर्स, और इनकी स्पीड बहुत ही तेज होती है, तभी तो ये प्रोसेसर के अंदर होते हैं। विच आर इंटरनल टू अ प्रोसेसर एंड आर यूज्ड एज टेम्परेरी लोकेशन वेयर एक्चुअल प्रोसेसिंग इज डन। ये सीपीयू के लिए टेम्परेरी स्टोरेज का काम करते हैं, मतलब कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को या डाटा को सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने में स्टोर करके रखते हैं, जिससे प्रोसेसर अपना काम करता रहे और ये बारी बारी से प्रोसेसर को उस डाटा या इंस्ट्रक्शन को देते रहें। क्योंकि रजिस्टर्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, इसीलिए इनको प्रोसेसर की मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोसेसर भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और रजिस्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, इसीलिए ये साथ में होते हैं, जिससे हमारे कंप्यूटर का काम बहुत ही तेज होता है, जिससे हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग बहुत ही तेज होती है और कई सेकंड में लाखों इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस हो जाता है। अब देखते हैं प्राइमरी यानी मेन मेमोरी के बारे में। इट इज़ अ फास्ट एंड लार्ज मेमोरी बट इज स्लोअर देन प्रोसेसर मेमोरी। इसकी स्पीड भी बहुत ही तेज होती है और ये बड़ी भी होती हैं, लेकिन प्रोसेसर की मेमोरी से थोड़ा स्लो होती हैं। प्रोसेसर की मेमोरी 8 बिट, 16 बिट या 64 बिट ऐसे कुछ रजिस्टर का सेट होती है। इससे ज़्यादा मेमोरी उसमें नहीं होती है, मतलब बहुत ही कम स्टोरेज होता है। और प्राइमरी यानी मेन मेमोरी इनसे कहीं ज़्यादा गुना स्टोरेज कैपेसिटी में ज़्यादा होती है, जैसे 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम, 4 GB, 6 GB और 16 GB तक भी होती है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में फास्टर एक्सेस टाइम वाली होती हैं, स्मॉलर स्टोरेज कैपेसिटी वाली होती हैं और हायर कॉस्ट पर बिट स्टोरेज की होती हैं। यानी इनका मूल्य सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज़्यादा होता है और ये सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में फास्टर होती हैं। इनका एक्सेस टाइम भी बहुत कम होता है। क्योंकि इनका एक्सेस टाइम बहुत ही कम होता है, इसलिए ये इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती हैं, लेकिन इनकी स्टोरेज कैपेसिटी सेकेंडरी मेमोरी से कम होती है और ये मेमोरी डायरेक्टली प्रोसेसर के द्वारा एक्सेस की जाती है। ये प्रोग्राम्स और डाटा को स्टोर करती हैं जिनकी सीपीयू को उस समय ज़रूरत होती है। सीपीयू डायरेक्टली मेन मेमोरी से कम्युनिकेट करता है, मतलब उसमें जो डाटा है उसका प्रोसेस करता रहता है। इन मेमोरी का मूल्य ज़्यादा होने के कारण इनका साइज कम होता है और ये वोलाटाइल टाइप की मेमोरी होती हैं और इनका डाटा किसी भी एरर या कंप्यूटर के शटडाउन होने पर उड़ जाता है। जो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होती हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आप पहले के 2 टॉपिक से ही समझ चुके होंगे कि ये कैसी मेमोरी होती है, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। सेकेंडरी मेमोरी इज़ मेनली यूज फॉर बल्क स्टोरेज। बल्क स्टोरेज मतलब भारी स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती हैं, जिससे आप वीडियोस और फोटोज़ अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रख पाओ। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट की होती है, यानी उनका मूल्य ज़्यादा होता है। सेकेंडरी मेमोरी लो कॉस्ट में होती है, इसलिए इनको मास स्टोरेज के रूप में बनाया जाता है और ये मेन मेमोरी से थोड़ा स्लोअर भी होती हैं। ये नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती हैं, यानी कंप्यूटर के शट डाउन होने के बाद भी आपके वीडियोस और फोटोज़ उसमें सेव रहते हैं। आप उसको कंप्यूटर को दोबारा ऑन करोगे तब भी आप वीडियोस और फोटोज़ अपनी देख पाओगे जो आपने सेव की थी। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, असेंबलर एंड यूजफुल पैकेजेस, लार्ज डेटा फाइल्स को भी रखती है। ये सब इसमें रख सकते हैं। और एक और तरह की मेमोरी होती है जिसे कैशे मेमोरी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए होता है, जो जारी प्रोग्राम्स और डाटा को सीपीयू के लिए तेजी से उपलब्ध कराती हैं। आप इस मेमोरी हायरार्की को देख सकते हैं कि इसमें मेमोरी कैसे कैसे जुड़ी होती हैं। सबसे पहले सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर वाली मेमोरीज होती हैं, उसके बाद में कैशे मेमोरी होती है, उसके बाद में प्राइमरी मेमोरी और उसके बाद में सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है और जितना इधर आएंगे उतना ही कम होती जाएगी। और सीपीयू की मेमोरी जो रजिस्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं, और जितना सेकेंडरी मेमोरी के पास आएंगे उतना ही मेमोरी की स्पीड स्लो होती जाएगी और सेकेंडरी मेमोरी तक आते आते सारी मेमोरीज की कॉस्ट भी कम होती जाएगी। मतलब सेकेंडरी मेमोरी सबसे सस्ती मिलेगी, उससे महंगी प्राइमरी मेमोरी, कैशे मेमोरी उससे भी ज़्यादा महंगी है, और उसके बाद में सीपीयू रजिस्टर्स जो होते हैं, जो मेमोरी होती है वो सबसे महंगी होती है। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि मेमोरी में कौन कौन सी चीज़ ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, मतलब किस किस तरह की मेमोरी ऊपर से नीचे जाने पर उनके गुण घटते हैं या बढ़ते हैं, कैसा क्या होता है इसके बारे में आप देख सकते हैं। जैसे इस पिरामिडी आकार में जितना ही ऊपर जाएंगे उतना ही मेमोरी का साइज छोटा होता है, उतना ही फास्ट होता जाता है और उतनी ही महंगी होती जाती हैं। और इसके विपरीत जितना ही नीचे आएंगे, यानी सबसे नीचे वाली मेमोरी तक आते आते मेमोरी का साइज बड़ा होता जाता है और मेमोरी की स्पीड स्लो होती है और मेमोरी सस्ती भी होती है। मेमोरी डिवाइसेस को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं: सेमीकंडक्टर यानी मेन मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी और ऑप्टिकल मेमोरी। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं कि कौन सी मेमोरी की कौन सी क्षमता ज़्यादा होती है। सबसे ऊपर है मेमोरी यानी प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज मतलब रैम रोम। उसके बाद में है मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद में मैग्नेटिक टेप्स और उसके बाद में ऑप्टिकल डिस्क। ये तीनों सेकेंडरी स्टोरेज होती हैं।
अब आप इधर देख सकते हैं कॉस्ट पर बिट इंक्रीजेस, यानी जितना ही ऊपर जाएंगे उतना ही मेमोरी महंगी होती जाएंगी। हर एक बिट स्टोरेज के लिए हमको ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, यानी मेमोरी रैम रोम के लिए हमको ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। मेमोरी का साइज छोटा होता चला जाता है, जो ऊपर की मेमोरी है उसका सबसे छोटा आकार होगा, और ये जो सबसे नीचे स्टोरेज है ऑप्टिकल डिस्क, ये सबसे ज़्यादा आकार में होती हैं। और ऊपर वाली मेमोरी जो है उसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, यानी वो बहुत जल्दी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करती है, यानी उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। और जितना ही नीचे आएंगे उतना ही स्पीड स्लो होती जाती है। अगर मान ले ऑप्टिकल डिस्क में आपने किसी वीडियो को सेव किया है तो वो वीडियो खुलने में थोड़ा समय लगेगा, यानी 1 से 3 सेकंड लगेंगे उसको लोड होने में, उसके बाद में वो चल पाएगा। मतलब ऑप्टिकल डिस्क की स्पीड बहुत ही स्लो होती है, मैग्नेटिक टेप्स की उससे ज़्यादा अच्छी होती है, और उसके बाद में मैग्नेटिक डिस्क की स्पीड उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। आप इस ट्रेड ऑफ के लिए ये जो नीचे पॉइंट लिखे हैं इनको आप पढ़ सकते हैं, और मैंने बता भी दिया है, तो आप अगर इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं इनको पढ़ना। आपकी सुविधा के लिए मैंने इनको PDF में लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, उससे आप डाउनलोड कर लेना। और प्लीज़ इस चैनल को अपना सपोर्ट देते रहिए, जिससे हम हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें। अब आप इस ग्राफ में देखिए, सबसे पहले ऊपर रजिस्टर लिखा है, उसके बाद में फिर कैशे मेमोरी का ग्राफ है, उसके बाद में रैम का है, उसके बाद में मास स्टोरेज का ग्राफ है। ये ग्राफ में स्तंभ जितने ही बड़े होंगे उनका मतलब है कि उतनी ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है, यानी जो सबसे लंबा स्तंभ होगा उसका स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा डाटा और इन्फॉर्मेशन को अपने में स्टोर कर सकता है। सबसे छोटा इसमें रजिस्टर वाला स्तंभ है, इसका मतलब है रजिस्टर में सबसे कम स्टोरेज क्षमता होती है, और रजिस्टर से ज़्यादा स्टोरेज क्षमता कैशे मेमोरी की होती है। उसके बाद में रैम की स्टोरेज क्षमता उससे ज़्यादा होती है, और उसके बाद में मास स्टोरेज के डिवाइसेस होते हैं। जितना ही नीचे आएंगे उतना ही एक्सेस टाइम इनका बढ़ता जाएगा, यानी स्तंभों की चौड़ाई चौड़ाई जितनी ही बढ़ रही है इसका मतलब है कि इनका एक्सेस टाइम बढ़ रहा है, और एक्सेस टाइम के बढ़ने का मतलब है कि किसी भी प्रोग्राम डाटा या इंफॉर्मेशन के प्रोसेस को धीरे करना, यानी ज़्यादा समय में करना, जिससे प्रोसेसिंग की स्पीड बहुत ही स्लो होगी। यानी सबसे ऊपर वाली मेमोरी जो रजिस्टर होती है वो सबसे फास्ट होती है, और ये जो मास स्टोरेज वाली मेमोरीज होती हैं इनका एक्सेस टाइम बहुत ही ज़्यादा होने के कारण इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है। और इन मेमोरीज की आप स्पीड भी इनके आगे जो लिखी हुई है आप इनको पढ़ सकते हैं। अभी जल्द में ही ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग टेक्निक्स आई हैं, जिनका इस्तेमाल कोटेड डिस्क की सरफेस यानी सतह पर डाटा को स्टोर करने के लिए होता है। ऑप्टिकल डिस्क में लेज़र बीम के जरिए डाटा और इन्फॉर्मेशन को रीड और राइट करने का ऑपरेशन होता है। इस तरह की सीरियल एक्सेस मेमोरी का एक उदाहरण है CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसकी सिर्फ एक सतह ही डाटा को स्टोर करने का कार्य करती है, और ये लगभग 20 GB डाटा को स्टोर कर सकती हैं। और ये लॉन्ग लाइफ वाली भी होती हैं और इनएक्सपेंसिव भी होती हैं, यानी कम महंगी होती हैं। अभी जल्द में ही DVD-ROM आई हैं, यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिनमें मल्टीपल लेयर्स का कॉन्सेप्ट आया, यानी उनमें कई लेयर्स बनाई जा सकती हैं और उनमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है। अब मेमोरी टेक्नोलॉजीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुणों को देख लेते हैं कि किस मेमोरी में कौन से गुण होते हैं। टेक्नोलॉजी में सबसे पहले पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरीज के बारे में। इनका नेचर और स्टोरेज मीडियम इलेक्ट्रॉनिक होता है। इनका एक्सेस मोड रैंडम यानी डायरेक्ट होता है, यानी किसी भी मेमोरी लोकेशन से डाटा को रीड या राइट किया जा सकता है। आशा करता हूँ कि आप मेमोरी लोकेशंस के बारे में जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। और ये सेमीकंडक्टर मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती हैं, जैसे रैम का उदाहरण मैंने आपको दिया ही था। इनका एक्सेस टाइम बहुत ही कम होने के कारण इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, और इनकी कॉस्ट 10⁻² रुपये पर बिट होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है नीचे की मेमोरीज़ की तुलना में। अब मैग्नेटिक मेमोरीज़ की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में देखते हैं कि इनकी क्या विशेषता होती है। इनका नेचर और स्टोरेज मीडियम मैग्नेटिक होता है। एक्सेस मोड इनका सीक्वेंशियल या रैंडम कुछ भी हो सकता है, यानी एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन में जाकर के डेटा को सर्च करना स्टार्ट करती हैं, तब डेटा को हमारे सामने प्रदर्शित करती हैं। या फिर इनका रैंडम एक्सेस भी होता है, यानी जिस मेमोरी लोकेशन के डाटा की हमको आवश्यकता है सिर्फ उसमें से ही डाटा को रीड करेंगी। और मैग्नेटिक मेमोरीज नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती हैं, यानी अगर कोई भी एरर आती है तो इनमें डाटा सेव रहता है और उसे दोबारा पा सकते हैं। और इनका एक्सेस टाइम 10⁻⁻1 होता है, यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी से ज़्यादा होता है, जिससे इन मेमोरीज की स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरीज से कम होती है। इनकी एवरेज कॉस्ट 10⁻⁻6 रुपये पर बिट होती है, मतलब ये सेमीकंडक्टर मेमोरीज की तुलना में सस्ती होती हैं। अब ऑप्टिकल मेमोरीज के बारे में देखते हैं। इनका नेचर ऑप्टिकल होता है। स्टोरेज मीडियम लेजर बीम होता है, यानी इसमें लेजर बीम के जरिए डाटा को स्टोर किया जाता है और लेजर बीम के जरिए ही डाटा को पढ़ा जाता है। ऑप्टिकल मेमोरी का एक्सेस मोड रैंडम होता है और ये नॉन वोलेटाइल होती हैं। इनका एक्सेस टाइम 1 होता है, यानी किसी भी डेटा को लोड होने में इनमें 1 सेकेंड लगता है, मतलब इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है ऊपर वाली मेमोरीज की तुलना में।
इनकी एवरेज कॉस्ट 10⁻⁻7 रुपये पर बिट होती है, जो बहुत ही कम है। अब ये डायरेक्ट और सीक्वेंशियल एक्सेस के बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया, लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि क्या होता है एक्सेसिंग मोड। सीक्वेंशियल एक्सेस यानी सीरियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस यानी रैंडम एक्सेस का उदाहरण भी ऊपर देख लिया है कि कौन सी मेमोरीज सीक्वेंशियल एक्सेस में होती हैं और कौन सी मेमोरीज डायरेक्ट एक्सेस यानी रैंडम एक्सेस में होती हैं। ये जो इंग्लिश में लिखा है आप इसको बस एक बार पढ़ लेना। और ये जो फिगर 3.7 है इसको मैं अभी बता देता हूँ थोड़ा। ये आपके सामने सीक्वेंशियल एक्सेस का फिगर दर्शाया गया है। सीक्वेंशियल एक्सेस यानी एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन में डाटा को सर्च करना और उसके बाद में डाटा को प्रदर्शित करना। मतलब कि इन मेमोरी लोकेशन का एक्सेस क्रमवार होता है, मतलब एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन का एक्सेस होगा और सब में डाटा को देखा जाएगा कि इसमें है कि नहीं। और ये दूसरा चित्र रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब किसी भी जगह पर कोई भी डाटा हो तो डायरेक्ट उसी मेमोरी लोकेशन को रीड करना है। आप ये चित्र रैंडम एक्सेस मेमोरी का देख रहे हैं, जिसमें रैंडम स्थान से ही डाटा को लाया जाता है। सारे फंडामेंटल तो आपको बता ही दिए हैं, बस आप ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको एक बार रीड कर लेना। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जो PDF है उसको डाउनलोड करके उससे आप पढ़ सकते हैं।